गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 6 अक्टूबर है। आज 6 अक्टूबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है उसे हम लोग देखेंगे, ताकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए महत्वपूर्ण न्यूज़ों को कलेक्ट किया जा सके। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप फिल करते हैं जिसमें पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर भी हम लोग नज़र डालते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। और भी विजिट कर सकते हैं हमें live.yuktiis.in पर। हमें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। www.yuktiis.in पर भी हमसे विजिट करके हमें डेस्कटॉप मोड पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो ज़रूर हमें फॉलो कीजिएगा और बहुत से कोर्सेज अपलोड किए जा रहे हैं उसे देखते रहिएगा। टेस्ट सीरीज लगातार लगाते रहिए और जो भी दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का नया वर्जन आप लोगों को पीडीएफ के तौर पर दिया जा रहा है ऐप पर, उसे ज़रूर देखिएगा। उससे संबंधित मंडे से सारे टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग रेडी फॉर्मेट में रहिएगा। आज सभी का जो भी प्रोग्राम है आज अपलोड हो जाएगा इवनिंग नाइट आवर तक, तो आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस का जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम होता है वो संडे से स्टार्ट होगा। बाकी जितने भी आंसर राइटिंग के प्रोग्राम है मंडे से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो पीटी फैक्ट के तौर पर भारत ने लगाई पदकों की स्वर्णिम हैट्रिक। तो ये अभी लास्ट में मैं आपको सारे चीज़ों को कवर करा दूंगा एक साथ ही। अभी वेट करेंगे इस पर, बस न्यूज़ कलेक्ट करते रहिएगा, देखते रहिएगा कहाँ पर किसको कितने पदक मिले हैं। लास्ट दिन जब एशियाड का हो जाएगा उसके बाद हम लोग उसे एक ही दिन में सारे को कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो अपडेट होते रहिएगा आप लोग बस। चलिए आगे हम बात करेंगे। यूपीएससी के जीएस पेपर 2 संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित रिश्वत कहीं भी संरक्षण का विषय नहीं है, यह केंद्र सरकार के द्वारा बातें की जा रही है। मामला चल रहा है सीता सोरेन जी का मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो ध्यान रखिएगा, कुछ विशेषाधिकार प्रश्न को लेकर आर्टिकल 105 को लेकर, आर्टिकल 105(2) को लेकर कुछ प्रश्नगत किए गए हैं, उसके संदर्भित चीज़ों को देखेंगे हम लोग। हालांकि कल का न्यूज़ में भी, कल के पेपर जो दिए गए थे उसमें इसकी चर्चा की गई थी। आज उसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा आप लोगों को, तो उसे भी देख लीजिएगा। चलिए तो इसे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले केंद्र सरकार ने इस मामले में सांसदों और विधायकों के रिश्वत लेकर सदन में मतदान करने के मामले में, सदन में एक्चुअली कुछ मामला था, अभी आगे मैं चर्चा करूंगा उसको। तो उसी संदर्भ में देखिएगा यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिश्वत कहीं भी संरक्षण का विषय नहीं हो सकता, जहां अपराध सदन के बाहर हुआ हो या विशेषाधिकार का दावा या संरक्षण का सवाल ही नहीं उठता है। तो इस मामले में जो हमारे पेश सॉलिसिटर जनरल है देश के, तुषार मेहता, इनका नाम हमेशा याद रखिएगा, पीटी फैक्ट के तौर पर पूछ सकता है, तो इसे जरूर आप लोग रखिए। एक्टिव मोड में रहते हैं, ये देश के सॉलिसिटर जनरल हैं। तो कोर्ट में पीवी नरसिम्हा राव के मामले वर्ष 1998 में जो पीवी नरसिम्हा राव का वाद चल रहा था, उसमें सही कानून न होना घोषित करने के बजाय उस फैसले के पर इंक्लूजम फैसले में कानून की अनदेखी हुई है, इसलिए सही नहीं है। मामला यह था कि कुछ संसद के पटल पर मतदान होता है, उसमें घूस का मामला चला था, अर्थात कुछ अर्थ लेकर उस वोटिंग की गई थी। उस मामले में उनको छूट दी गई थी कुछ विशेषाधिकार के तहत वर्ष 1998। वैसे ही मामला सीता सोरेन का मामला है, जिसमें वही छूट का दायरा बताया जा रहा है, पर इस पर संवैधानिक बेंच बैठी हुई है। क्या यह विशेषाधिकार जो आर्टिकल 105 के तहत सांसद और विधायकों को प्राप्त होता है संसदीय विशेषाधिकार के तौर पर, तो क्या यह विशेषाधिकार वैध है या अवैध है, इस मामले में जो रिश्वत लेकर मतदान करने वाले, उसी पर संवैधानिक बेंच जांच कर रही है। उसके संदर्भ में जो भी निर्णय आएंगे रोड मैप की तरह यह काम करेगा। तो इस मामले में विचार का एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि क्या रिश्वत को विशेषाधिकार में छूट देकर संरक्षित किया जा सकता है। तो पूर्णतः मेरे दृष्टि से तो नहीं है, पर न्यायालयीय दृष्टि से या नीतिगत दृष्टि से देखने की आवश्यकता होगी। तो क्या विशेषाधिकार के मामले में मतदान किया जाता है जो उसमें कुछ लेन देन होती है, भ्रष्टाचार के मामले देखे जाते हैं, या आर्थिक रूप से सहयोग किया जाता है, या
परोक्ष तौर पर अपरोक्ष तौर पर किसी भी मामले तरह से अगर सहयोग मिलता है और उसके बदले में वोट दिया जा रहा है तो क्या विशेषाधिकार कानून लागू होगा? तो चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आर्टिकल जो है अनुच्छेद 105 और 105(2) क्या है। इस पर पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ विशेषाधिकार मामले पर, ऐसा नहीं है कि आप पहली दफा हो रही है। नहीं भी आप लोग नए स्टूडेंट हो तो आप लोग गूगल सर्च करिए, क्योंकि यहाँ पर युक्ति आईएएस में आपको इसी प्रकार से चीज़ों को कवर कराया जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोग स्वयं सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। सॉरी। अब है कि मुद्दा जो यह यहाँ विचार का मुद्दा यह है कि संसद या विधानसभा के विशेषाधिकार या छूट का नहीं है। यदि रिश्वत सदन के बाहर ली गई है तो वो कोर्ट के विशेषाधिकार के संरक्षण के मुद्दे में पर जाने और विचार करने का जरूरत ही नहीं होगा। कहने का अर्थ है कि मान लीजिए संसद का परिसर है, आप लोग विशेषाधिकार में जानते हैं कि संसद कार्रवाई चल रही होगी तो उसमें संसद सदस्यों को छूट दी जाती है संसद के कुछ दिन पहले कुछ दिन बाद भी। अगर यह मामला रिश्वत लेने का मामला संसद के बाहर के पटल में है जो संसदीय विशेषाधिकार के दायरे के तहत नहीं आता है, अगर उसमें है तो उन पर क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाएंगे। पर जब ये कार्यकाल चल रहा वो परिसर में लिया गया है, क्या यह उस विशेषाधिकार कानून की वैधता के तहत शामिल होगा? यही प्रश्न को ढूंढा जा रहा है जिस पे विचार करने की जरूरत होगी। पर जब यह बाहर लिया जा रहा है संसद के इस पटल से या विधानसभा के इस भूमि क्षेत्र से बाहर अगर लिया जा रहा है किसी प्रकार रिश्वत, तो यह इस विशेषाधिकार के संबंधित प्रश्न है ही नहीं। कुल मूल अंतर समझिएगा, इस बीच की दूरी को नापने का प्रयास किया जा रहा है। क्या रिश्वत बाहर लिया गया है, क्या रिश्वत अंदर लिया गया? रिश्वत अंदर लिया गया है तो विशेषाधिकार कानून के तहत क्या यह वैध होगा, इस पर प्रश्न किया जाएगा। अगर वैध है तो उसके कारक बताए जाएंगे, अवैध है तो उसके विशेषाधिकार का स्टेटस क्या होगा, इस संदर्भ में यह बताया जाएगा। अगर इस भूमि क्षेत्र के तहत अर्थात संसदीय विशेषाधिकार के तहत वो दायरा नहीं आता था, संसद के पटल के दायरे में वो नहीं आता है, जो क्षेत्राधिकार है उस दायरे से बाहर जाकर रिश्वत लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे। क्लियर है? तो आप इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए, वह स्थान जहां यह अपराध पूरा हुआ, चाहे वो भाषण या वोट के पहले ही या बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अर्थात जब ये चंद्रचूड़ जी के द्वारा बोला गया, आप कह रहे हैं कि वह स्थान जहां पर अपराध पूरा हुआ है, वो चाहे वो भाषण हो या वोट के पहले हो या बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम उससे बाहर अगर किसी प्रकार का वोट लिए हैं। तो कुल मिलाकर बात यह हो रही है कि भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम जो है पीसी एक्ट है कि धारा 7 में 18 में हुआ संशोधन है, जिसमें नरसिम्हा राव के फैसले की दलील है कि सौदेबाजी का प्रदर्शन विचार का एक सुसंगत तथ्य होगा। सौदेबाजी का संवाद आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, वोट के बदले एसेट लेना। आप लोग को याद है जयललिता जी का मैंने केस स्टडी आप लोगों को बताया था, जिसमें यह भी बताया था कि अगर सहयोग देना है तो उसके बदले राज्य को अनुशंसा देनी होगी, अतिरिक्त अनुशंसा देनी होगी, अतिरिक्त मदद करनी होगी। तो ये भी एक प्रकार के टर्मोलॉजी के तहत बातें की गई थी। तो यह सब चीजें साथ में चलते रहेगी। पीसी एक्ट की धारा 7 का जिक्र करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर अपराध स्वतंत्र रूप से पूरा होता है तो वह विशेषाधिकार या छूट का कोई भी सवाल नहीं हो सकता। और साथ ही साथ किसी का यह कहना नहीं है कि विशेषाधिकार या संरक्षण नहीं होना चाहिए। अर्थात विशेषाधिकार या संरक्षण का मामला समाप्त करने की बात नहीं हो रही है, उसके दायरे को तय करने की बात की जा रही है। क्लियर है आप लोग? तो इसे समझने का प्रयास कीजिए। इस प्रावधान का उद्देश्य निडर होकर विधायी कर्तव्यों का पालन करना है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं, क्या रिश्वत को विशेषाधिकार या छूट संरक्षण में कवर किया जाना चाहिए? सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या भ्रष्टाचार जैसे आरोप जो लगाए जाते हैं, आर्थिक भ्रष्टाचार लेकर हम किसी प्रकार का मोटिवेट होकर काम कर रहे हैं, तो क्या वो विशेषाधिकार या छूट संरक्षण आर्टिकल 105(2) है उसके तहत माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? इस पर प्रश्न चिन्ह चल रहा है। तो देखिए 7 बेंच के माननीय न्यायाधीशों का बेंच क्या यह बोलता है, इसे समझने का प्रयास करें जब यह निर्णय आएगा।
क्लियर है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट ने कहा, तो आप ध्यान रखिएगा, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अटॉर्नी जनरल आर के वेंकट रमनी। ये सब पीटी फैक्ट आप लोगों को प्रश्न पूछा जाता है, फिर भी आप लोग मिस कर जाते हैं। जनप्रतिनिधियों को बिना किसी भय या दबाव में काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो हम लोग संवैधानिक तौर पर जानते हैं, हमारा राजनीतिकरण यह है, हमारा संघवादी स्वरूप और जो संसदीय स्वरूप में जो बातें की जाती है, हेट स्पीच के संदर्भ में बातें हम लोग अमूमन यह कहते हैं कि उनको पूर्णतः स्वतंत्रता होनी चाहिए, किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए संसद के पटल पर या विधानसभा के पटल पर। उन्हें स्वच्छंद होकर बातें करनी चाहिए ताकि लोगों के हितों की वो बात कर सके। तो यहाँ पर पद का उपयोग इस तरह नहीं किया जाना चाहिए जिसमें विश्वास या महत्व कम हो। कुल मिलाकर बात कही जाए, मैंने कभी बोला था जितना बड़ा पद उतनी ही सार्वजनिक दायित्व तो आप पर आएगा। मैंने कभी ये लाइन आप लोगों को बोला था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जितना बड़ा पद आपके कंधे पर, सार्वजनिक दायित्व के बोझ उतने ही मजबूत होंगे। रीजन उसके पीछे है, आप सार्वजनिक मंच पर लाखों लोगों से प्रभावित होंगे। आपका वीडियो संसद के पटल पर, विधानसभा के मंडल पर आपका प्रसारित होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि देश की जनता आपको देख रही है, तो आपके किसी भी कार्य से, किसी भी व्यवहार से, किसी भी आचरण से या किसी भी वक्तव्य से ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जिससे नेगेटिव बातें हमारे लोकतंत्र के विरुद्ध जाए, अर्थात लोकतंत्र की मान्यताओं को ठेस पहुंचे, लोकतंत्र के आदर्श को ठेस पहुंचे। तो कुल मिलाकर बात कहता है कि आप मौलिक कर्तव्य के साथ साथ मौलिक नेतृत्व की बात करें कि हम किस प्रकार से नेतृत्व कर सकते हैं। कुल मिलाकर बातें यही है, तो इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। 11 मिनट में से समाप्त किया गया। अब नेशनल शूटर तारा के मंत्रांतर दोषी को सजा दिया गया। जरूर आप लोग पढ़िएगा, कोई भी धर्मांतरण कराता है, जबरन धर्मांतरण कराता है, सजा का प्रावधान ऐसे ही होने चाहिए। रोड मैप सजा आप लोग जब तक नहीं शासन प्रशासन द्वारा दिया जाएगा, इस प्रकार की जो कंप्लीट उत्तर होता है, जब मान लीजिए आप एक कास्ट से दूसरे, एक धर्म से दूसरे धर्म में या संप्रदाय में विवाह करते हैं, तो आपकी मौलिक स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए। किस रूप से? आपके स्वतंत्र धार्मिक आचरण के संदर्भ में। अगर आप व्यक्ति विशेष के प्रभाव में आकर अब धर्मांतरण करते हैं वो अलग मैटर है, पर आप पर जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है, तो यह मामला एक क्रिमिनल केस के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसी मामले में देखिएगा यहाँ पर हुआ क्या कि एक शूटर है, नेशनल शूटर तारा सहदेव है, जो हालिया दिनों में चर्चा में रही थी। उन पर सीबीआई कोर्ट ने बुधवार को रकीबुल हसन उर्फ रंजीत सिंह कोहली, अब देखिए यही नाम इलो बदल के लव जिहाद का कॉन्सेप्ट चलाता है, तो बाकी लोग बोलते हैं कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जाता है। बिल्कुल नहीं। जब आप अपना नाम, ओरिजिनल नाम बताकर किसी से प्रेम विवाह या किसी प्रकार का दाम्पत्य जीवन स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें कोई गलत नहीं, पर अपनी स्व पहचान को बताकर किसी मंशा के उद्देश्य से अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल आप पर सवाल उठाए जाएंगे और उठना लाजमी है। अगर दूसरे पक्ष द्वारा भी ऐसा किया जाता है तो वहां भी, जैसे हिंदू पक्ष के किसी पुरुष के द्वारा अगर इसे किया जा रहा है, उनको भी प्रश्नगत किया जाना चाहिए, उनको भी ऐसी ही सजा होनी चाहिए। कुल मिलाकर बात की जाए, कानून का शासन है, ठीक है ना। तो कानून के शासन में यहाँ कोई धार्मिक आधार पर, अल्पसंख्यक आधार पर छूट नहीं दी जाएगी। तो झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार जो है मुश्ताक अहमद को 15 वर्ष और रकीबुल की मां कौशल रानी को 10 वर्ष की कारावास की सजा दी गई है। अब देखिए रंजीत सिंह जो है, या रंजीत से जो रकीबुल उल रंजीत है, इनको आजीवन, अंतिम सांस तक आजीवन कारावास दी। अब इनका जीवन वहीं व्यतीत होगा। अब हालांकि यह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, पर यह प्रक्रिया, यह लेजेंडरी फैसला के तौर पर इसे माना जाएगा, क्योंकि धार्मिक पहचान आपकी मौलिक स्वतंत्रता के तौर पर भी देखी जाती है। और किसी प्रकार का आपराधिक षड्यंत्र रचने, लगातार दुष्कर्म के आरोप लग के सजा सुनाई संबंधित जैसे ऐसे मामले में ऐसे व्यक्तियों को ऐसे ही सजा के प्रावधान होने चाहिए। कुल मिलाकर बात की जाए तो हम विधि के शासन, विधि के शासन के अंतर्गत जो प्रसारित नियम कानून है उसके अनुसार ही अपना आचरण करेंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे, चलिए नीचे आएंगे।
आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है, आप लोगों के लिए क्या यूज़फुल है, क्या कहे आपका दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस यूपीएससी के यूपीएससी और पीसीएस के मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनफ है, मुझे ज़रूर बताइएगा। पीटी फैक्ट जो प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या उसमें आपको दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का जो इम्पोर्टेंस वो नज़र आता है या नहीं आता, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्योंकि एक यूपीएससी के बच्चे ने क्यूरी किया था, कुछ प्रश्न पूछा था, बताया था, उनके द्वारा बताया गया है क्या क्या दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस यूपीएससी में प्रश्न को सॉल्व कर सकता है। तो मैं तो लगातार आप लोगों को बताता हूँ कैसे सॉल्व करेगा, पर आप लोग आज बताइएगा और दिल खोल के बताइए, जो सही है वो सही बताइए, जो गलत लगता है आपको गलत बताइएगा। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि सभी लोग सही ही होंगे, आपका राय क्या है यह जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के जीएस पेपर 2 आंतरिक सुरक्षा कानून व्यवस्था संबंधित ये टॉपिक आएगा, जिसमें आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को कुचलने की जरूरत की बातें की जा रही है। गृह मंत्री के द्वारा, जो माननीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा यह बातें की गई हैं। तो कुल मिलाकर बात यहाँ की गई है कि इकोसिस्टम को सख्ती से कुचलने की जरूरत है। भविष्य में कोई भी आतंकी संगठन खड़ा ना हो पाए, इसके लिए आतंकवाद एजेंसियों को सख्त, जो आतंकवादी रोधी एजेंसियां हैं उनको सख्त रूप अपनाना चाहिए। और उन्होंने NAI जो NIA का जो एटीएस और ATF जैसी एजेंसियों के आतंकी घटनाओं के जांच के दायरे को निकालकर आतंकवाद को जड़ मूल से समाप्त करने की बात की है। यह कहाँ बातें की जा रही है? NIE के द्वारा जो आयोजित 2 दिवसीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन के उद्घाटन के दौर में किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान सरकार आतंकवाद के लिए विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है और विभिन्न मंचों पर, राष्ट्रीय मंच हो या अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, यह देखने को भी मिलता है कि आतंकवाद के संदर्भ में उसके निर्णय और विचार एकदम नीतिगत है और स्पष्ट है। किसी प्रकार के दो नाव पर सवार नहीं है, वो जिस प्रकार से बोलती है वो करती भी है। तो 2004 से 14 के बाद देखिए, हालांकि आंकड़े से मतलब आपको होना चाहिए, अब किस सरकार की क्या थी शासन प्रशासन, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आंकड़े दिए गए, उस आंकड़े से याद रखिएगा। 2004 से 2014 तक सप्रसंग सरकार जो रही थी, और वर्तमान की जो सरकार जून 2014 से लेकर वर्तमान समय तक 2023 के बीच आतंकी घटनाओं तुलनात्मक आंकड़े पेश किए। और वर्तमान सरकार ने आतंकी घटनाओं 70%, इसमें नागरिकों की मृत्यु में 81% और सुरक्षा बलों के जवानों की मृत्यु में 48% की कमी हुई है। तो ये आंकड़े बहुत बेहतर हैं, आप जरूर इसे यूज कीजिएगा जहां भी आपको हो। वर्तमान में कितने प्रतिशत के आंकड़े कम हुए हैं, तो इसे जरूर देखिएगा। यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन अलग मैटर है, पर आप अपने इकोसिस्टम के अनुसार अपना एग्जाम में जैसा हो वो आंकड़े उपयोग कीजिएगा। अब है कि यहाँ पर बात की गई है एजेंसियों से, जितने राज्य की एजेंसियां हैं, राज्यों के जो आतंकवाद रोधी एजेंसियों की संरचना और जांच के लिए समान मानक संचालन प्रक्रिया है, जिसे हम लोग SOP बोल रहे, सोप बोल रहे हैं, इसको लागू करने की, इसे अपनाने की जोर की दिया गया माननीय गृह मंत्री के द्वारा। उनके द्वारा देश में मौजूद सभी आतंकवादी जो आतंकरोधी एजेंसियां हैं, एक साथ समान ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाने की जरूरत की बात की है उनके द्वारा। बहुत बेहतर बातें की गई, हम एक साथ कोऑर्डिनेट करें और आमूल चूल परिवर्तन करते हुए हम जड़ से उसे क्या करें, हटाएं। अब है ई प्रिविजन पर कैदियों का ई जो प्रोसिक्यूशन है पर 1 करोड़ से अधिक अभियोजन का, ई फोरेंसिक पर 17 लाख से अधिक फोरेंसिक का, नेशनल फिंगरप्रिंट और आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पर फिंगरप्रिंट का, इंटीग्रेटेड मोटमेंट ऑफ द टेररिज्म 22,000 आतंकी मामलों समेत नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑन, इस प्रकार के डाटे दिए गए हैं जिस पर हम डाटा उपलब्धता की बात कर रहे हैं। कहाँ कितना डाटा उपलब्ध है इसकी बात की जा रही है। इसको एक बार मैं जब PDF आप लोगों को दूंगा अलग करके, उसे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। उपयोगिता के आधार पर इसे जहां भी उपयोग हो, डाटा अगर कलेक्ट करके अगर आपके पास रहता है तो किसी भी टॉपिक में अगर ये डाटा पूछेगा तो आप वहां पुट कर सकते हैं, उस अनुसार से अपना आंसर राइटिंग इंप्रूव कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात की जाएगी आगे। देखिए, शहरी नियोजन में सुधार के लिए राज्यों को पूरी मदद दी जा रही है। यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में आएगा और संरचना निर्माण शहरी विकास के टॉपिक में आएगा। ध्यान रखिएगा,
शहरी जो स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण में आयोजित एक दिन की वर्कशॉप में पुरी ने, जो हमारे मंत्री हैं हरदीप पुरी, उनके द्वारा यह कहा गया कि 4900 से अधिक स्थानीय निकायों में मिशन कर्मयोगी के तहत एकीकृत निर्माण की जरूरत है। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा मिशन कर्मयोगी क्या है, कर्मयोगी क्या है, यह कब लाया गया भारत में, यह किस उद्देश्य से लाया गया, यह किस प्रकार शासन प्रशासन में बदलाव ला सकता है मिशन कर्मयोगी। कुल मिलाकर बात की जाए तो आप लोग उत्तर जरूर दीजिएगा। इससे पहले भी चर्चा मैं कर चुका हूं 2 दफा। मिशन कर्मयोगी जिस दिन आया था और एक बार केस स्टडी के तौर पर मैंने कर्मयोगी को स्पष्ट किया था। तो आप लोग जरूर बताइएगा, नए स्टूडेंट है तो गूगल सर्च करके मुझे बताइएगा। पुराने स्टूडेंट जितने हैं सारे मिशन कर्मयोगी के बारे में जो प्रश्न पूछे गए उसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। एक समय ऐसा था जब शहरीकरण के लिहाज से भारत में अनिच्छिक देश समझा जाता था। यह अनिच्छा आपराधिक देख रेख में की तरह थी, लेकिन 8 से 9 वर्षों में यहाँ भी तुलनात्मक राजनीतिक तौर से की गई है। पर आंकड़ों पर आपको ध्यान रखना है, आंकड़े क्या कहते हैं, आंकड़ों को कभी भी किसी भी रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। हमें कीचड़ से भी क्या है, कीचड़ से भी हमें कमल फूल निकालने की कला होनी चाहिए। देखिए राजनीति एक प्रकार का कीचड़ है, उसके अंदर जितना जाइएगा उतना ही धंसता जाइएगा और उस कीचड़ में ही कमल फूलता है, ठीक है ना। और जो हमारे लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी जो माता है उनके लिए प्रिय उनका फूल है। तो इसे समझने का प्रयास कीजिएगा, कमल निकालना है, ठीक है ना। ज़्यादा राजनीतिकरण के अंदर नहीं जाना, वहाँ कुछ डाटे दिए गए उसे डाटा कलेक्ट कीजिए, आगे बढ़िए। तो 2004 से 14 के बीच शहरी विकास पर केवल 1.78 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए, जबकि 2014 से लेकर अब तक 18 लाख, अर्थात 14 से लेकर हम 2023 में बात करें तो 18 लाख करोड़ रुपया खर्चा किया गया। तो बहुत बड़ी राशि यह है, कहाँ एक 1.7 लाख करोड़, कहाँ भी है 18 लाख करोड़। तो यह आंकड़े बहुत ज़्यादा है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। विगत वर्षों में 9 वर्षों में आंकड़े जो ये दिए जा रहे हैं, प्रत्येक वर्ष 2 लाख करोड़ का जो खर्चा हुआ है वो कहीं ना कहीं शहरीकरण को बढ़ावा देगा। 13वें वित्त आयोग ने, देखिए 13वें वित्त आयोग ने निकायों को, शहरी निकायों को 23,111 करोड़ रुपये दिए थे, लेकिन 15वें वित्त आयोग के तहत इसे 6 गुना राशि बढ़ाई गई, 1,55,628 करोड़ रुपये निकायों को मिले थे। तो यह भी 6 गुना वृद्धि इसमें देखी गई। अगर हम 13वें और 15वें वित्त आयोग की चर्चा के, अब इसमें क्या क्या प्लान चल रहा है। देखिए इंटरव्यू में कल एक बच्चे से, कल और परसों भी एक इंटरव्यू में एटुरिया में मैं वहां पर 2-3 चीजें पूछा था कि एक बच्ची बोल रही थी शहरी विकास बिहार में नगण्य है, शहरीकरण बिहार में नगण्य है। उनके द्वारा यह बताया गया, मैंने उनसे पूछा तो क्यों कम है, क्या हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए जिससे बिहार में शहरीकरण बढ़ सके। कुल मिलाकर यही बात की जाए तो उनके पास कोई प्लानिंग नहीं था, क्या बस वो किताबों में पढ़ी पढ़ाई चीजों को आए बिहार में शहरीकरण कम है। आंकड़े दे रहे थे, आर्थिक सर्वेक्षण का 16% मात्र आर्थिक सर्वेक्षण में बात किया गया बिहार में शहरीकरण है, पर उनके पास ठोस कार्य योजना नहीं है कि वो क्या करेंगे जिससे बिहार में शहरीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। तो उसके लिए प्लान आपको कहाँ पता चलेगा, मेरे दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में। देखिए यहाँ पर बताया गया, अब जो रेगुलर हमारे स्टूडेंट पेपर देखते होंगे उनका सिलेक्शन होगा, वो अपने नोट्स में से जरूर लिखे रहेंगे। तो इसे जरूर आप लोग लिखिएगा, क्या करने से हमारे बिहार में या किसी भी देश के किसी भी उस शहर का जहाँ शहरीकरण नहीं हो रहा है उसको शहरीकरण करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट को लागू करेंगे तो हमें उसका प्लान हमें आउटपुट के तौर पर दिखेगा। जैसे बिल्डिंग बाइलाज का आधुनिकीकरण किया जाएगा, ट्रांसटिक ओरिएंटेड डेवलपमेंट किया जाएगा, रियायती आवास को डेवलप किया जाएगा, GIS आधारित मास्टर प्लान, जो मास्टर प्लान होता है उसे लागू किया जाएगा, ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति सिस्टम दिया जाता है। जैसे कदम शहरी विकास की प्राथमिकताओं के रूप में तय किए गए। कम से कम इतना भी पता तो होना चाहिए, जब आंकड़े दिए जा रहे हैं तो क्या होता है कि स्टूडेंट, देखिए सिलेक्शन मेंस में लेकर आ जाना यह मानक नहीं है कि आपके पास किसी भी टॉपिक पर सूक्ष्म ज्ञान हो, ठीक है ना। औसत ज्ञान जरूर होता है, पर सिलेक्शन उसी का होता है जिसमें किसी टॉपिक विशेष पर सूक्ष्म ज्ञान उनको प्राप्त हो। कुल मिलाकर बात यह किया जाएगा,
जो आपको पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंटेड जो तैयारी कराई जा रही है उसमें कौन कौन सी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है पीटी के स्तर पर, कौन सी बातें मेंस के स्तर पर, कौन सी बातें इंटरव्यू के स्तर पर। जब ये आप तीनों समग्र तौर पर कर लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा। जब आपका सिलेक्शन मेंस के तौर पर पीटी के अगले राउंड में होगा तो आप जो भी सफल कैंडिडेट होंगे उसमें सबसे प्राथमिक स्टूडेंट के तौर पर आपका नाम होगा जो हमारे स्टूडेंट है। रीजन उसके पीछे है कि उसी टॉपिक का पीटी फैक्ट भी देख रहे हैं, उसी टॉपिक का मेंस फैक्ट भी देख रहे हैं, उसी टॉपिक का इंटरव्यू फैक्ट भी देख रहे हैं। अब बिहार में शहरीकरण पूछे, यूपी में शहरीकरण पूछे, एमपी में शहरीकरण पूछे, सभी जगह ये कॉन्सेप्ट जो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है वो लागू होंगे तो ही शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। आपके भी आइडियाज कुछ आएंगे, हमारे भी कुछ आइडियाज आएंगे, पूर्ववर्ती कुछ शासक प्रशासक उनके भी कुछ आइडियाज होंगे, तो कुल मिलाकर भी क्षेत्र विशेष का शहरीकरण वृद्धि हो सकता है। कुल मिलाकर आगे बढ़िए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो मिशन कर्मयोगी क्या है। ठीक है, आप लोगों को कैसा लगता है, दैनिक जागरण किस प्रकार से हेल्प कर रहा है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो आप लोगों को अब फोन कर करके मैं पनिश करूंगा। ठीक है ना। चलिए, अब यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में मौलिक अधिकार बनाम विशेषाधिकार हेट स्पीच के मामले में इस रिपोर्ट को एडीआर जो रिपोर्ट है उसे जरूर नोट डाउन कीजिएगा। हालांकि पीडीएफ में आप लोगों को मैं दे दूंगा। और हाँ, पीडीएफ में रवि जी का एक इशू है, बार बार वो मैसेज करते हैं, बाबू देखो ऐसा है ना, पीडीएफ आपको 11 से 12 पेज में दिए जा रहे हैं सारे चीजें लिख के, आपको स्वयं अपना की नोट्स बनाना है। ठीक है ना, मेहनत करना इस तरीके से, ऐसा नहीं कि इसी पीडीएफ को रटते रहिए, बैठते रहिए और इसी को सारा उतार लीजिएगा। ये मैं इसलिए इतना लंबा चौड़ा प्रोवाइड करा देता हूँ कि आपको कंटेंट की कमी नहीं हो, डायग्राम की कमी ना हो, डायलेमा इसकी विभिन्न रूप से कमी ना हो। आप डेट लिखिए अपने नोट्स बनाने के लिए, मान लीजिए कल का पीडीएफ गया, ठीक है, 5 कौन महीना चल रहा है जी, अक्टूबर चल रहा, 5 अक्टूबर का गया तो अपने नोट्स में 5 अक्टूबर लिखिए और इस पीडीएफ का की पॉइंट बनाइए, टॉपिक बाय लिख लीजिएगा, जो टॉपिक होगा उसके अंदर प्रत्येक पॉइंट पैराग्राफ का एक एक पॉइंट बनाना है और इस डेट को हमेशा याद रखना है। मान लीजिए 5 अक्टूबर का बदले आपको न्यूज देखना है अपने कॉपी में, मान लीजिए आपको अगस्त देखना है 2 अगस्त का, तो 2 अगस्त के इस ऐप पर जाइएगा, 2 अगस्त का पीडीएफ खोलिएगा, एक बार रिवाइज करना है। इस सेंस से अगर आपके पास पीडीएफ की कमी नहीं है मार्केट में, क्लियर है ना, सिलेक्शन की कमी हो रही है, नहीं तो जितना फेस में इंटरव्यू में कर रहा हूँ बच्चों का प्रॉब्लम ना, वो इसका मतलब यही है, केवल पीडीएफ को रटना चाहते हैं, पीडीएफ को देखना चाहते हैं। अपना की पॉइंट पर ध्यान दीजिए, अपने नोट्स पर ध्यान दीजिए। मैंने ग्रुप में लिखा भी था कि आप अपना नोट्स भेजें, अभी तक आपने नहीं भेजा है, तो इसका मतलब है कि आप नोट्स पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। तो रूल को ब्रेक मत कीजिए, सिलेक्शन लेना है, रूल कुछ बनाए गए, उस रूल पर, उस सेक्शन पर चलिए, पटरी पर चलिए, तो आप दिल्ली जरूर पहुंचिएगा, पटना जरूर पहुंचिएगा विपाड में, और दिल्ली आपको पहुंचाएगी कहाँ, लवासना। क्लियर है ना। नहीं तो इस ब्रेक को जैसे ही अपने मर्जी के अनुसार चलना शुरू कीजिएगा तो फिर ही वही डाक के 3 पात वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। 10,000 से अधिक मैगजीन भारत में छपती है और लाखों बुक्स निकलते, कभी बुक स्टॉल पर जाइएगा, जो डीलरशिप बुक लिया होगा वहां पर जाइएगा, आपको अपनी स्थिति पता चल जाएगी हमें क्या करना है। ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। भड़काऊ भाषण हेट स्पीच के मामले में उत्तर प्रदेश। हेट स्पीच कहने का मतलब अपने भाषण से, अपने वक्तव्य से, अपने लेखन से या अपने किसी भी इशारे से किसी जात, संप्रदाय, धार्मिक अवनाद के तौर पर हम क्या कर रहे हैं, हेट, गंदी बोली कर रहे हैं या किसी प्रकार से हर्ट पहुंचा रहे हैं सामने वाले को, उस श्रेणी को हेट स्पीच कहा जाता है। इस पर हालांकि मैं पिछले 2-3 बार 4 बार इस पर मैं न्यूज कलेक्ट कर चुका हूं, कराया हूं आप लोगों को, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा, इसका पीडीएफ आप लोगों को मैं अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है ना। हेट स्पीच क्या होता है, हेट स्पीच में कौन कौन से आर्टिकल आपको प्रभावित होते हैं, क्या मौलिक अधिकार स्वतंत्र है या विशेषाधिकार स्वतंत्र है, या दोनों को स्वच्छंद बनाए रखने के लिए हमें और भी काम करने की आवश्यकता है।
उस पर हम बात करेंगे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है। एडीआर जो है, एडीआर की स्थापना कब हुई है, एडीआर का निदेशक वर्तमान में कौन है, या किस किस पार्ट में अपना रिपोर्ट जारी करता है, ये भी मुझे बताइएगा, सारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब चलिए आंकड़े पाते हैं। तो देखिए 4768 सांसदों और विधायकों का ब्यौरा अध्ययन किया गया है देश भर में। 33 सांसद पर आरोप है भाषण भड़काऊ का मामले है। हाल ही में संसद के पटल पर एक भड़काऊ भाषण आया था, उसी के आपेक्ष में एडीआर रिपोर्ट आया है, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे राज्यों में भी बहुत से होते हैं, 74 विधायक इसी श्रेणी के दायरे में फंसे जहां पर भड़काऊ भाषण या हेट स्पीच के मामले चल रहे हैं। सांसद सर्वाधिक सांसद विधायक की संख्या में भाजपा 42 है, कांग्रेस 15 है, आप 7 है, डीएमके 5 है, सपा 5 है। तो ध्यान रखिएगा सभी पार्टियों का योगदान है। भाजपा सरकार के भाजपा विधायकों का, सांसदों का और विधायकों का सर्वाधिक योगदान है। कुल मिलाकर बात की जाए राज्यों की स्थिति में, उत्तर प्रदेश 16 है। देखिए बिहार को गलती कर दिया है, देखो बाद एडीआर, बदमाशी मत करो, बिहार का अच्छा से नाम लो। चलो बिहार 12 है, तमिलनाडु 9 है। इस तरह आंकड़े आपको याद रखने हैं। कुल मिलाकर अपने अपने स्टेट के जरूर याद रखिएगा, स्टेट पीसीएस में काम देगा, या जब आप इंटरव्यू में बैठे रहिएगा तो ये आपके स्टेट से भी प्रश्न पूछ सकता है एडीआर रिपोर्ट के बारे में, तो उसे भी आप लोग याद रखिएगा। कुल मिलाकर बात की जाए, जैसे महाराष्ट्र के हमारे स्टूडेंट एक हैं, कमेंट सेक्शन में बताई थी, उनके यहाँ 8 है। तो बिहार के बहुत से स्टूडेंट हमारे देश में प्लेटफॉर्म पर, उत्तर प्रदेश के बहुत लोग हैं, पर आंसर बहुत कम लोग देते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे स्टूडेंट देशों में बहुत से राज्य में नहीं है, तो आप लोग को जरूर आंसर देना चाहिए। चलिए हरित प्रदेश का मुद्दा बन सकता है गले का फांस। मैंने आप लोगों को पॉलिटी की क्लास में आपको बताया था, याद हो, आर्टिकल 1 से लेकर जो 3 का है संशोधन प्रक्रिया, उसमें मैंने बात बताई थी, याद है, केस स्टडी के तौर पर अगर आप लोग को याद हो, राज्यों में कैसे मांग उठती है क्षेत्रवाद के संदर्भ में। जैसे आपको हरित प्रदेश की मांग है, बुंदेलखंड की मांग है, पूर्वांचल की मांग है, मध्य यूपी की मांग की जा रही है। उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, आप उस वीडियो को जाके देखिएगा। आर्टिकल 1 यूट्यूब पर आपको अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, और जो भी क्लासेस कर रहे हो वो आप अपना क्लास से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो वहां जाके इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। राज्यों का कैसे निर्माण किया जाता है, उसकी क्या संवैधानिक प्रावधान है, किस प्रकार से उसे लागू किया जा सकता है, मांग क्यों नहीं मांगा जाता है, कुछ खास मांगों को मान लिया गया पर सभी मांगों को नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार के मुद्दे को वहां पर सॉर्ट आउट किया गया है। चलिए आगे बात किया जाए, नीचे आ जाते हैं। देखिए आज आर्टिकल मैं नहीं पढ़ूंगा, इसलिए रीजन है कि ये बहुत ही आप लोगों को जाति संदर्भित बातें की गई, पॉलिटिक्स की बात की गई है, या ओपन प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार का हम लोग नहीं कर पाएंगे। रीजन इसके पीछे है कि कहीं ना कहीं किसी के मतों का है ना विरोधाभास हो जाएगा, कुछ बातें निकल जाएंगी, कुछ बातें मैं बोल दूंगा तो खास वर्ग खास विशेष को बुरा लगेगा। तो क्या करना आप लोगों को, सारे अंडरलाइन कर दिया हूं मैं, उसकी बातों को आप लोग अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कुल मिलाकर, और अच्छे से इसका की नोट्स बनाइएगा। हालांकि इसका पीडीएफ मैं आप लोग को अवेलेबल जरूर करा दूंगा। और रोहिणी रिपोर्ट को जरूर याद रखिएगा, रोहिणी आयोग जो बनी थी पिछड़े वर्ग के आरक्षण की पड़ताल करने के लिए, तो उसको अच्छे से देख लेना एक बार है कि इस प्रकार से चीजों को कैसे स्पष्ट करता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें हैं जो हम लोग के दायरे से बाहर हो जाती है, हालांकि बोला जा सकता है मंचों पर मुझे उचित नहीं लगता है, क्योंकि भी लोहा गर्म है, लोहे पर गर्म हो, लोहे पर ज्यादा हथौड़ा मारेंगे सिर्फ अलग हो जाएगा, ठीक है ना। सबकी जातियों की अपनी अपनी पहचान है, अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों की अपनी पहचान है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, उसके अनुसार वो काम करते हैं, उनका अधिकार है, उनका क्षेत्र है। पर सार्वजनिक मंचों पर एक टीचर के हैसियत से यह उचित नहीं होता है कि हर समय किसी राजनीतिक पार्टी का बुराई किया जाए, किसी राजनीति का पक्ष लिया जाए। यह कुल मिलाकर न्यूट्रल पॉलिसी के विरुद्ध है, ठीक है ना। तो ऐसे मामलों में मैं अमूमन है क्या करता हूँ कि इन मामलों पर आप पर छोड़ देता हूँ कि व्यक्ति विशेष से, हालांकि इससे संबंधित जितने भी न्यूज है पहले मैंने करा चुका हूँ, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, वही सब बातें हैं पर अलग सेंस में है, राजनीतिक दृष्टि से है। कुल मिलाकर यही बात हो रही है। चलिए आगे बात करेंगे।
चलिए, राजनीति स्थिरता रहेगी तो प्रगति बढ़ेगी, प्रगति की गारंटी होगी। अभी देश की अर्थव्यवस्था 10 से 5 पर आ चुकी है, अर्थव्यवस्था जल्द ही 3 पर आएगी, तीसरी दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी। इन तो हमारे जो वित्त मंत्री हैं एम सीतारमन जी द्वारा, उनके द्वारा यह बातें, निर्मला सीतारमन जी के द्वारा यह बातें बोली जा रही। राजनीतिक स्थिरता जरूरी है, इसके एवज में ही हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अभी देखिए आंकड़े दिए गए हैं, फिर मैं बोलूँगा राजनीतिक पार्टी में मत जाइएगा, किसी का तुलना किया गया, आपको आंकड़े से मतलब होने चाहिए। तो 2020 से लेकर 2020 कह रहा हूँ, 2 अप्रैल 2000 से लेकर इस मार्च तक पिछले 23 वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो हुआ है, एफडीआई हुआ है, 919 अरब डॉलर रहा। इसमें 65% विदेशी निवेश मोदी सरकार के 9 सालों में आई है। तो पिछले विगत 9 सालों में इसका 65%, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा वो कितना होगा। 919 का 65% कितना होगा, कितना अरब डॉलर होगा। अब है कि 2014 से लेकर 2023 तक, अर्थात वर्ष 2023 तक, लास्ट ईयर तक ही लास्ट मंथ तक माना जा रहा होगा, मार्च तक के आंकड़े दिए गए हैं, जिसमें हम लोग 595.25 अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त किया। एफडीआई कहने का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, जो दूसरे देश हमारे देश में निवेश करते हैं। निवेश के बहुत से साधन हो सकते हैं, बहुत से मार्ग हो सकते हैं। कुल मिलाकर हम डॉलर कितना हम लेकर आए अपने देश में, तो उसे ही एफडीआई के संदर्भ में देखा जाता है। कुल है मिलाकर यही कि भारत के लोग अर्थव्यवस्था 10 से 5वें पर स्थान पर लाए। अब देश तीसरी आर्थिक अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, जल्द ही बनेगी, आंकड़े रिलीज होंगे, ध्यान रहिएगा। तो हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर जानेंगे। तो चलिए पीटी फैक्ट के तौर पर बताइए, विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश कौन कौन से। इस पर आंकड़े में 2-3 दफा, 4 दफा मैं दे चुका हूँ, पीडीएफ में दे चुका हूँ, कई दफा बोला भी हूँ। तो आप लोग बताइएगा विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन कौन सी है। अमेरिका है, चीन है, कौन कौन है, ठीक है ना। तो आंकड़े बता दीजिएगा, लिख दीजिएगा 1 2 3 4 5 से लेकर 10 करके। चलिए, अब यूएई ने रुपये जैसा कार्ड पेमेंट नेटवर्क विकसित करेगा भारत। तो ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड जो अमीरात है। देखिए आप लोगों को मैं कभी याद है पीडीएफ प्रश्न पूछा था, पीडीएफ में कभी मैंने यूएई का जो सूबा था उसके बारे में लिखा था, याद है कौन कौन सूबा होता है, कौन कौन सूबा, यही प्रश्न मैंने ट्यूटोरियल में भी दिया था। तो ध्यान रखिएगा प्रश्न कहाँ से पूछे जा सकते, इसको ध्यान में, बार बार यूएई हमेशा चर्चा में रहता था। तो इसके सूबे के बारे में, जो 5 सूबा है, आपको उसकी प्रश्न पूछा गया था इस बार बीपीएससी के एग्जाम में। तो देखिए प्रश्न कहाँ से पूछा जाता, आप लोग समझिएगा। इस 5 सूबों को शायद वही प्रश्न डायरेक्ट उठा कर रख दिया था, जैसा मुझे लग रहा था। जो प्रश्न मैं यहाँ अपने प्लेटफॉर्म पर दिया था, या तो ये टूरिया के प्रश्न प्लेटफॉर्म पर जो प्रश्न पूछे गए थे, क्योंकि वहाँ भी मैं प्रश्न क्रिएट करता हूँ, वहाँ पर मैं कवर करता हूँ, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न कहाँ से पूछे जा सकते, दायरे क्या उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर यूएई के नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सब्सिडरी जो कंपनी है एनपीसीआई, ध्यान रखिएगा, इसको सब्सिडरी कंपनी का नाम जरूर याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जा सकते एग्जाम में। और इसी तरह एतिहाद, जो एआई एतिहाद पेमेंट जो है यूएई की, उसके बीच एक समझौता हुआ है, यूएई के सेंट्रल बैंक के सब्सिडाइजरी कंपनी है, उससे समझौता हुआ। और 2 मंत्री थे उस दौरान, पीयूष, हमारे जो उद्योग मंत्री हैं पीयूष मंत्री, और उस समय उद्योग और एडवांस टेक्नोलॉजी मंत्री यूएई के डॉक्टर सुल्तान अल जबर। तो याद रखिएगा दोनों का नाम। और क्या करेगा भारत इसके तहत समझौते कुछ हुए, 7 अन्य समझौते भी हुए हैं। इस 7 समझौते का नाम याद रखना, जैसे भारत यूए के नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हुआ, स्वास्थ्य अंतरिक्ष प्रणाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई के बारे में हुआ, इंडस्ट्री 4.0 के बारे में हुआ, एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में हुआ, मेट्रोलॉजी के बारे में हुआ, सप्लाई चेन के मजबूत जैसे सेक्टरों को एक दूसरे को मजबूत करने के लिए काम करने के उद्देश्य से किया गया है। कुल मिलाकर बात यह की जा रही है कि भारत और यूए के बीच व्यापार समझौता पहले से ही हो चुका है, पिछले 7 मई को यह लागू होगा। तो देखिए प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे, हालांकि यूएई की जगह ऑस्ट्रेलिया था, क्योंकि उससे पहले आपको ऑस्ट्रेलिया आया था, सबसे हाल में वो ऑस्ट्रेलिया था। मैंने
किसके साथ भारत एफटीआई किया है, एफटीए किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, उसका लिस्ट में दिया हूँ। इंग्लैंड के जब हुआ था उस समय मैंने आप लोगों को बताया था, उससे पहले जर्मनी का हुआ था, तो मैंने वहां पर लिस्ट दिया था। तो आप लोग एक्टिव मोड में रहिएगा तब ना सिलेक्शन होगा। आप लोग पढ़ते ही नहीं पीडीएफ हो। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या एफटीए जिन जिन देशों के साथ भारत किया है, तो क्या उसका लिस्ट मैंने आप लोग को दिया हूं या नहीं दिया हूं। प्रश्न तो देखिए एक ही टॉपिक से 2 प्रश्न आपके टैली हो गए। अब आप लोग बोलिएगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होता है सर, प्रश्न छूट गया सर। तो प्रश्न क्यों नहीं छूटेगा, सोच के देखिएगा। आप लोग एक्टिव मोड में रहिएगा तो ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नॉर्वे के लेखक जॉन फास्ट को मिला साहित्य का नोबेल पुरस्कार, तो इनको याद रखना है। भारत के कौन कौन से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, भारत के भारत से किसे नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किस वर्ष प्राप्त हो चुका है, किस लेख के लिए हुआ है, यह भी बताइएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये सब पीटी फैक्ट है तो आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कुछ महीने पहले ही मैं ये बात बोला था, याद होगा आप लोगों को। नैतिक जिम्मेवारी आएगी सुरक्षा परिषद पर। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नैतिक दायित्व आएगा कि भारत को अस्थायी सदस्यता क्यों नहीं दिया जाए, भारतीय समुदाय को या भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्यता क्यों नहीं दिया जाए, इसके लिए नैतिक जिम्मेवारी आएगी। उसका शुरुआत हो चुका है। रूस इसकी पुष्टि कर चुका है कि अस्थायी सदस्यता बनाया जाए। जब इस दौर में जब राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा बातें की जा रही है, उसका मायना दायरा अलग है। अब चीन को बस मनाना है, तो मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था आप लोग को, चीन पर स्वतः नैतिक जिम्मेवारी होगी कि आप वैश्विक नेता बनना चाहते हो तो वैश्विक समझ आपकी होनी चाहिए। और विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश को अगर हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थान नहीं देंगे तो फिर किसे देंगे। तो मैंने कुछ टर्म समय बताया था, 4 से 5 साल वेट कीजिए, 10 साल हार्डली वेट कीजिए, आपको हमें भारत को फूलों की माला लेकर तैयार होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अगर वर्तमान सरकार और भी थोड़ा प्रयास करे तो यह इसी वर्ष हो सकता है, क्योंकि अगर आपने रूस और यूक्रेन के मुद्दे को सुलझा दिया तो 2-3 फायदे होंगे। आप तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसमें अस्थायी सदस्यता प्राप्त होगी और भारतीय नेतृत्व को नोबेल पुरस्कार प्राप्त होगा। अगर आप केवल इतना मात्र कर लेते, अब इसके लिए पुतिन को आप जैसे समझाना हो और जेलेंस्की को जैसे समझाना, मंच पर लाके एक सीमित दायरे में युद्ध को रोकने का सफल प्रयास कर सके। बस एक हथौड़ा मारने की देरी है, और जिस दिशा में भारत बढ़ रहा है, उसकी विदेश नीति बढ़ रही है, शायद वो हथौड़ा कुछ ही दिनों में लगने वाला है। ठीक है ना, याद रखिएगा, कुछ ही दिन कुछ ही महीने में वेट कीजिएगा, यह हथौड़ा लग जाएगा। रूस यूक्रेन के मुद्दे पर भारतीय नेतृत्व कार्य कर रही है। जल्द ही इस पर कुछ हमें सुखद घटना सुनने को मिलेगी, यह युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ेगा। तो हम अस्थायी सदस्यता को लेकर और नोबेल पुरस्कार को लेकर भी हम आगे कदम बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे कल। अब चीजें समाप्त हो गई, कुछ पीटी फैक्ट है मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ, इसे देख लीजिएगा। मिस टीना अमेरिका बनी, चुनी गई, कौन चुनी गई, सोफिया श्रीवास्तव। तो इस प्रकार पीटी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसे कवर कर लीजिएगा। कल फिर एक नए न्यूज के साथ मैं आपके साथ रहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।